नमस्कार राधिका मैडम। हम आपका टैक्स जंक्शन में स्वागत करते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। स्टूडेंट अगर कोई है और वो स्टूडेंट लाइफ में लव अफेयर अगर होता है, प्यार होता है, तो ये जो प्यार है, अगर पेरेंट्स के एंगल से देखा जाए तो ये हमेशा के लिए खराब ही रहने वाला है। ये क्या पढ़ने की जब उम्र में ये लव प्यार कर रहा है, बच्चे के एंगल से ये सही है। तो आप इसमें क्या एडवाइस दोगी पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को कि आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या पेरेंट्स कर रहे हो वो सही सोच रहे इसमें? सर, इसमें कुछ भी कंप्लीटली सही या गलत जैसा नहीं है, क्योंकि ये तो एज होती है एडोलेसेंस की। तो वो ये मीडिया का जो इन्फ्लुएंस होता है कि जो बच्चे मूवीज में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, वही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो स्कूल लाइफ होती है, मैं इसमें तो लव अफेयर को बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट तो नहीं करना चाहूंगी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्कूल स्टूडेंट का जो ये लव अफेयर होता है, ये मेनली अट्रैक्शन पर फोकस्ड होता है कि सामने वाला इंसान कैसा दिखता है। जबकि जो प्यार होता है, ये किसी इंसान को उसकी खूबियों और कमियों दोनों के साथ ही अपनाने का नाम है। और जो न्यूरोसेंस होते हैं वो इतने मेच्योर नहीं होते कि किसी की कमियों के साथ एडजस्ट कर पाए। तो बेसिकली उनको एक बार अट्रैक्शन होती है, उनको लगता है सारी जिंदगी निभा पाएंगे। भाई, जिंदगी तो वैसे काफी लंबी हो जाती है। हाँ, तो ये मेरे व्यू पॉइंट है। ये मैं सिर्फ कहना चाहूंगी कि अपने गोल्स पर फोकस करें। ये लव अफेयर्स अपने गोल से भटकाकर डिजायर की तरफ फोकस ले जाते हैं। आपकी पढ़ाई में भी की भी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, और आपकी लाइफ वैसे भी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। करेक्ट अब करेक्ट करेक्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि पेरेंट्स को पता चल जाए तो उन्हें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और कौन से स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। तो हम्म। पहले डोंट्स की बात करते हैं कि बच्चे पर चिल्लाना नहीं है, उसको मारना नहीं है। कुछ इमोशनली ब्लैकमेलिंग सेंटेंसेस होते हैं कि क्या तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था, या मैं अपनी जान दे दूंगा या जान दे दूंगी। इन सेंटेंसेस से मैटर और बिगड़ता है। तो ये सब बातें नहीं बोलनी है, और बच्चों से ये नहीं कहना है कि तुमने गलत किया है, तुम गलत हो। वो, क्योंकि इससे जब बच्चों की ईगो हर्ट होगी तो वो बहुत से मैटर्स छुपाएंगे, और इनके कंसेक्वेंसेस कितने डेंजरस हो सकते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप और हम्म। बाकी पेरेंट्स खुद ही समझदार है कि जब बच्चे छुपाते हैं तो क्या होता है आगे। करेक्ट तो करेक्ट। करें क्या? तो, तो पेरेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि अपने संस्कारों पर विश्वास करें। कि आज हम्म। जैसे हमारा बच्चा भले ही भटक गया है, पर उसके इंटेंशंस कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि हमने हम्म। उसको ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। इससे अपने बच्चों के प्रति विश्वास बढ़ता है। फिर अपने हम्म। बच्चों के पास बैठे, उन्हें समझाएं, उन्हें एजुकेट करें कि ठीक है, इस एज में ऐसे रिलेशनशिप्स बनाने का मन करना सही है, पर ऐसे रिलेशनशिप्स बनाना सही नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 ये रीजंस है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप गलत जगह जा रहे हो, से आप क्लास भी बंक करते हो, जैसा कि पढ़ाई छूटती है। मतलब जितने भी जो भी पेरेंट्स के रीजन है वो उनको समझाएं। और प्यार जो है स्ट्रेंथ देता है, अपने गोल तक को पहुंचने की, अपने गोल को प्राप्त करने की शक्ति देता है। करेक्ट ऐसी करेक्ट। भी मूवीज आई है, लाइक एक एक और मूवी आई थी, अ, सूरमा। दुर्योधन, अच्छा। सूरमा एक मूवी आई थी, उसमें वो जब प्यार कमजोरी बनने लगा था, तो कैसे वो जो हीरोइन होती है कैसे अपने हीरो की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। और ये हम्म। एक्चुअल लाइफ स्टोरी है वो की प्ले संदीप सिंह जी की। तो हम्म। ये ऐसी ऐसी मूवीज भी आई है, तो इन चीजों से भी बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। हम्म। और और यही बातें बच्चों के पार्टनर को भी समझाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेनली पेरेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो आपके बच्चों का जो पार्टनर है वो भी एक बच्चा है, वो भी हम्म। मिसगाइडेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है उस बच्चे को भी समझाना, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को संभाल लिया तो उसका पार्टनर फिर से आपके बच्चे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपका बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, उसके फिर से रास्ता भटकने के चांसेस बढ़ सकते बढ़ हैं। सकते हैं, बराबर। तो ये उसके पार्टनर को भी इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व करना जरूरी है। और हम्म। ये जितने भी मैंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल टिप्स मैं दे रही हूँ, ये सुनने में जितने आसान लगते हैं, ये उन्हें फॉलो करना आसान नहीं होते, मैं उस क्योंकि पे आने ऐसे वाला केसेस था। ऐसे केसेस में पेरेंट्स के मन में इमोशंस का तूफान खड़ा हो जाता है। तो मैं तो हम्म। ये रेकमेंड करूंगी कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो बहुत जरूरी है, तो अपने नजदीकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर करें।
करेक्ट। मतलब ये इशू साइकोलॉजी, मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाके सॉल्व किया जा सकता है, बच्चे को वहां पे काउंसलिंग को लेके गए और उसको एडवाइस दिया कि करियर कितना इंपॉर्टेंट है फिलहाल, ऐसा। बात केवल करियर की नहीं है, लाइफ इन जनरल भी देखा जाए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो वो इसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो उसके साथ जब अच्छी बनेगी तो उसी को सारा टाइम दोगे, उसी से सारा टाइम फोन पे बात करोगे, व्हाट्सएप पर चैट करोगे, उसके साथ घूम रहोगे, क्लास बंक करोगे, तो अपना काम करोगे कब? या अगर उसके साथ कोई सिचुएशन डिस्टर्ब भी होगी, कोई लड़ाई भी हो गई, तो सारे समय आप डिस्टर्ब रहोगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे, तो दोनों में से कोई भी चीज हो, आपका ध्यान गोल से भटकेगा ही भटकेगा। करेक्ट 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 और आप करेक्ट अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाओगे, सबसे चिड़चिड़ा व्यवहार करोगे, अपने फ्रेंड्स से भी बात नहीं करोगे, तो सबके साथ अपने रिश्ते खराब करोगे एक रिश्ते के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब ये चीजें थोड़ी सही नहीं होती, इन चीजों को एडल्ट्स बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, अडोलेसेंस काफी टेंडर एज हो जाती है। और सर मैं जैसे आपने टर्म यूज किया साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में सर डिफरेंस होता है। अच्छा, हमें मालूम ही नहीं था। हाँ, साइकाइट्रिस्ट जो है एक डॉक्टर होता है जो मेडिसिन देता है, तो पहले एमबीबीएस के थ्रू जाता है, फिर एमडी साइकाइट्री करता है, वो ओके। हर जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कोई भी डिसऑर्डर है, तो उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने तक की लिमिटेड है। जो काउंसलिंग है, जो साइकोथेरेपी है, वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं सर। ओके वो ओके ओके हमारा ओके। एक मेडिसिन का होता है और एक साइकोलॉजिकली फिलोसॉफी या फिर थेरी बता के काउंसिल करके गाइडेंस देके टीचिंग टाइप डिफरेंट। होता है। यहाँ पे अगला सवाल ये भी आता है, अगर हमने प्यार का जिक्र किया है तो अगर जैसे ग्रोन अप होते हैं उनका रिश्ता टूट जाता है, तो डिवोर्स होता है, तो दोनों को सपोर्ट के लिए फैमिली जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट लेवल पे ब्रेकअप होता है, तो स्टूडेंट जो होता है वो किसी को बता नहीं सकता, अपने पेरेंट्स को तो बिल्कुल बता नहीं सकता कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। पेरेंट्स तो पहले ही चमाटी मार देंगे, है ना, अपना बच्चा को। तो वो किसी को बोल नहीं सकता, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खाता रहता है उसका मन। दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं, जो भी है, जो भी होता है वो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए, और पेरेंट्स ने कैसे पहचानना चाहिए कि ये ब्रेकअप का शिकार है या फिर ये एक्चुअली इसको पढ़ाई का टेंशन है, कैसे कैसे गेस करना चाहिए, कैसे क्या होता है ये? नहीं तो ये मेंटल हेल्थ बहुत खराब कर सकता है, ऐसे वाले ब्रेकअप से जो किसी को बोल भी नहीं सकते और मन में है, ऐसा। ब्रेकअप का जो लॉस है, ये सिग्निफिकेंट लॉस हो जाता है लाइफ में। ये बेसिकली जो रिजेक्शन का सेंस होता है, या लॉस ऑफ सम रोमांटिक पार्टनर, या लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ है, इससे क्या है, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब बच्चे को डिप्रेशन हो जाता है, तब वो कुछ सिम्टम शो करता है, जैसे क्राइंग स्पेल्स है, कि बात बात पे वो उसके आंसू निकल आएंगे, या कोई खुशी वाली बात भी होगी तो वो जनरली उसके चेहरे पर दुख दिखाई देगा, तो परसिस्टेंट सैडनेस रहेगी। और बच्चा जो है खुद को दूसरों से काटने लगेगा, एक रूम में अकेले बंद रहेगा, उसका बाहर जाना बंद हो जाएगा, और जिन एक्टिविटीज में कभी उसे मजा आया करता था, अब वो सभी काम भी नहीं करेगा, वो सभी काम छोड़ देगा। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। अब ये डिप्रेशन किस वजह से है, जब तक ये किसी से बात नहीं करेंगे तब तक नहीं पहचाना जा सकता कि वो फेल होने की वजह से है एग्जाम में, या कम मार्क्स की वजह से है, या ब्रेकअप की वजह से है, या फ्रेंड के जाने की वजह से है, या फैमिली में कोई डेथ हुई है उसकी वजह से है। ये नहीं पहचाना जा सकता, ये इसके लिए बात करना जरूरी है। और पेरेंट्स के तो मैं यही कहूंगी कि जैसे ये जो भी एडवाइस मैंने अडोलेसेंट लव अफेयर के लिए दिया है, अगर वही चीज अगर पेरेंट्स फॉलो करते रहेंगे, ये तो बच्चे को अपने आप ही कॉन्फिडेंस में ले लेंगे, और बच्चा जो है अपनी हर बात पेरेंट्स से शेयर करने लगेगा। लाइक ब्रेकअप होगा तो आज करके पेरेंट्स को बताएगा, तो पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे के साथ ये दिक्कत है, और वो वैसे भी मदद कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। बट जब हम्म प्रॉब्लम ये होगी जब पेरेंट्स उस मतलब उस स्थिति में नहीं होते कि बच्चे उनको कॉन्फिडेंस में ले पाए, हम्म बच्चे उनको बता पाए कि हाँ हम ऐसे ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, तो कोई ना कोई सच्चा दोस्त होता ही है सर, इसमें मदद करता है। लाइक क्लास में जैसे दूसरे क्लास में जैसे मजाक उड़ाए, भले ही उड़ाए, लेकिन ऐसा नॉर्मली देखा गया कि ऐसे में फ्रेंड्स काफी मदद करते हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट्स के टीचर्स होते हैं, ये भी काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। और अगर यहाँ से सपोर्ट अगर मिलने के बाद भी अगर वो सफिशिएंट नहीं होता है, अगर बाहर नहीं आ पाते, फिर तो साइकोलॉजिस्ट तो है। तो साइकोलॉजिस्ट, अगर अपन अभी ये बात कर ही रहे, तो मैं आपको पूछूंगा कि माइंड जीतो जो आप कर रहे हो वो एग्जैक्टली क्या करते हो आप वहाँ पे, जो असेसमेंट वगैरह ले रहे हो, एग्जैक्टली क्या कर रहे हो वहाँ पे?
कि जैसे काफी बड़ी प्रॉब्लम है ये कि जो बच्चा है वो इतना ज्यादा मार्क्स की रेस में एंग्रोस्ड है, इतना ज्यादा वो इंडल्ज्ड है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी यूनिकनेस को नहीं जान पाता। हम्म और वो उस करियर में जाता है जो एक्चुअली पेरेंट्स और फैमिली में दूसरे जितने बड़े लोग हैं वो प्लान करते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए ये करियर सही होगा। वो उसमें जाता है और उसमें एक्सेल नहीं कर पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हम्म और उसे वो इतना ज्यादा damage हो जाता है कि उसे अनएम्प्लॉयबल भी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उसे जॉब दी ही नहीं जा सकती। तो इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया हमने, और हमारे जितने साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम है सबने मिलके 2 महीनों की मेहनत की, और ये हम ये फाइनली ऑनलाइन साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी असेसमेंट के साथ बाहर आए हैं सर। ओके। कि इस असेसमेंट के ये फायदे हैं कि वो आपको आपकी खासियत तो बताएगा ही, लेकिन साथ में आपको आपकी कमियां भी बताएगा जो आपके विकास को रोक रही हैं। और वो साइकोलॉजिकल रेकमेंडेशंस भी देगा जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं और बेहतर हम्म इंसान बन सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। हम्म। ये क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 6 ऑनवर्ड से, ये जो अडोलेसेंस होती है 25 इयर्स तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए है। और धीरे धीरे हम अपने टेस्ट को एक्सपैंड भी करेंगे, एम्प्लॉयज के लिए भी लेकर आएंगे और प्रोस्पेक्टिव मैरिड कपल्स के लिए भी लेकर आएंगे सर। अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो करियर का, लेकिन आप अगर माइंड जीतो पे जाके आप अगर असेसमेंट करके लोगे तो आपको पता चलेगा आप में क्या खूबियां है और आपने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। फिलहाल जो कंफ्यूजन होता है कि किसी को, पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये जो सपने हैं, ये सपनों को कितना फॉलो करना है और कितना अपने मर्जी से जीना है, इसका आपको आइडिया आएगा अगर आप माइंड जीतो जैसा आप कोई प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहां पे आप अपना असेसमेंट करके लो। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लग रहा है मैडम हमें, हम भी जाएंगे वहां पे एक बार, अपना भी असेसमेंट कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं ना, हमारे उम्र के लोग भी, मतलब हाँ जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स है वो कर सकते हैं। सर, अगर आपको अपना करवाना है तो आपको खुद को स्टूडेंट तक हाँ हाँ। रिड्यूस करना होगा, उसको करना कि हाँ आप 23-24 के स्टूडेंट है कम से कम, और आप कर सकते हैं। जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा वो सर। अगला सवाल हम आते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप पे हम पूछते हैं कि फ्रेंडशिप जो है ये रिश्ता ऐसा होता है, ये प्लान करके नहीं बनता है। मतलब आपको पेरेंट्स ने नहीं बोला है कि ये तेरा दोस्त है, जैसे पेरेंट बोलते ये तेरा कजिन है, ये तेरा मामा का बेटा, फूफा का बेटा, ये नहीं। ये अनप्लान्ड रिलेशनशिप होता है। तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये कैसे चुनने चाहिए, या फिर ये अगर आप चुन रहे हो तो क्या इनका कितना इम्पैक्ट गिरता है आपके जिंदगी में? क्या आप अपने दोस्त के जैसे ही बनते हो? आपका व्यवहार जो होता है, बिहेवियर होता है, वो दोस्त के जैसा बनता है जनरली? मतलब कोई 4-5 लोग हैं जो गुंडागिरी कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं 4 लोगों को, तो वो चारों सिमिलर बैकग्राउंड से ही आते हैं, इसलिए दोनों एक साथ है कि किसी ने इनको बिगाड़ा है, कोई एक रहेगा इसने बाकी तीनों को बिगाड़ा है, ऐसा कुछ होता है क्या? ये फ्रेंडशिप कितना मैटर करती है जिंदगी में ओवरऑल? सर इस पे मुझे कुछ याद आ रहा है फ्रेंडशिप पे। कहते हैं हौसलों से उड़ान होती है, सच्चे दोस्तों से ही पहचान होती है, मिल जाता है जिंदगी में सब कुछ, कब? जब हमारी दोस्ती में जान होती है। वाह वाह। थैंक यू सर। वो फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, और जो ऐसा बोले कंपनी का भी इम्पैक्ट होता है कि अगर सही दोस्त के साथ है तो सुधर कर बाहर आते हैं, और अगर किसी गलत व्यक्ति के साथ है जो बुली करता है या ऐसी मतलब रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो हम गलत बन के बाहर आते हैं। तो ये चीजें डेफिनेटली सच है। फ्रेंडशिप जो है ये हमारी पहली टीचर होती है जो हमें सोशलाइज करना सिखाती है, समाज में उठना बैठना सिखाती है। हम्म। जो एक फ्रेंड होता है हम उसके साथ अपने हर बात शेयर कर सकते हैं, अपने सुख दुख सक्सेस और फेलियर सब शेयर करते हैं। और जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, हमें जरूरत होती है, तो सच्चा दोस्त ही है जो हमें सपोर्ट देता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। और हम्म सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें हमारी कमियां बताए और हमें एनकरेज करे कि हम अपनी कमियों को इम्प्रूव करें और एक बेहतर इंसान बनकर बाहर आए। हम्म।
ये ये बात फ्रेंडशिप का बिल्कुल, जो बिल्कुल सही बोली कि फ्रेंडशिप ऐसा रिश्ता है जो आपको सोशलाइज बना देता है। आपको समाज में बात करने का तरीका, तौर तरीके, हर एक चीज आपको फ्रेंडशिप समझा देती है। लेकिन ये चॉइस कैसे करना, मतलब आप कैसे चुनोगे कि मेरे को कैसा दोस्त है? मतलब मान लो कि मुझे कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पसंद है तो मैं उनकी तरफ ही जाऊंगा। वो इंसान bully करता है, इसका मतलब मुझे bully करना पसंद है, इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगा ना। कैसा होता है ये फ्रेंडशिप का एज ए साइकोलॉजी? आज जैसे ये बच्चों का कई बार हो जाता है अट्रैक्शन की, कोई अगर बुली करता है तो मुझे बुली करना पसंद है तो मैं इसके साथ जाऊं, और कुछ बच्चों का ये डर भी होता है कि मैं इसके साथ रहूंगा तो कोई मुझे नहीं छेड़ेगा, हाँ कोई हाँ, मुझे जज नहीं करेगा। प्रोटेक्शन के तो लिए, इस हाँ। तरह की भी बच्चों की चीज होती है, वो इस प्रोटेक्शन के लिए भी जाते हैं। तो हम्म फ्रेंड्स को चुनना चाहिए पहले खुद को जानने के बाद, कि भाई हम्म मैं क्या चाहता हूँ, मुझे फ्रेंडशिप से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं अपने दोस्तों से क्या चाहता हूँ। ये सब जानने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरह के दोस्तों को चुनना चाहिए, आप किसको अपना फ्रेंड बनाना चाहेंगे। जब आप ओके। ये जान लेंगे तो अपने फ्रेंड से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे कि भाई मुझे तुमसे ये उम्मीदें हैं। हम्म और फ्रेंड्स भी इंसान होते हैं, वो भी कम्युनिकेट करेंगे कि भाई कि वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आप बेहतर एनालाइज करके डिसाइड कर पाओगे कि क्या एक दूसरे की उम्मीदों को आप पूरा कर सकते हैं या नहीं। और हम्म जैसे बुलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे अभी प्रोटेक्शन की बात मैंने की, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि वो बच्चा जो है वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो समझाकर भेजे कि अगर स्कूल में अगर ऐसा हो तो क्या करना है, टीचर से कंप्लेंट करनी है या फिर वो किससे मदद मांगनी है, पेरेंट्स को बताना है, वो हम बताएंगे। ताकि अगर बच्चे जो हैं अगर पेरेंट्स और टीचर से ही प्रोटेक्टेड फील करेंगे तो उनको पुलिस को फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं होगी। करेक्ट 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 करेक्ट। मतलब आपको, आप अगर किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मालूम होना चाहिए मैं इसके साथ क्यों हूँ, क्या मैं कंफर्ट के लिए हूँ, क्या मतलब क्या मैं भी बुली करना चाहता हूँ, या फिर किसी के पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के साथ हो तो क्या मैं पढ़ाई करने के लिए इसके साथ हूँ। कहीं ना कहीं आपको मालूम गिरता ही है, आप कितना भी बोलो ये नेचुरल रिलेशन है, कहीं ना कहीं मालूम गिरता है मैं इसके साथ क्यों हूँ, है ना? बिल्कुल सर, जैसे हम नए स्कूल में जाते हैं या नए कॉलेज में जाते हैं तो पहले कुछ लोगों से इंटरेक्शन शुरू करते हैं, कुछ ग्रुप्स बनने लगते हैं, लेकिन बाद में वो ग्रुप्स 6 महीनों के बाद चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाता है, करेक्ट। वो वो फिर कहते हैं कि भाई उसे बेस्ट फ्रेंड नहीं कहते, उसे स्टार्टिंग फ्रेंड कहते हैं, कि वो स्टार्टिंग में फ्रेंड बना था या बनी थी, तो उसके हम्म बाद हमने चेंज कर दिया। हम्म और सर जैसे आपने बुलिंग की बात कही थी, तो एक जैसे मैंने केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा, मैंने एक स्कूल में भी काम किया हुआ है, तो स्कूल में वहां जब टीचर से बात करो तो टीचर्स कहते थे कि हमारे स्कूल में तो बुलिंग का कोई इशू है ही नहीं। अच्छा। सही कह रहा था, जबकि जब मैंने स्टूडेंट्स के साथ जब मैंने ग्रुप काउंसलिंग की थी, उससे पहले जब मैंने इनसे पूछा था कि आपको किस किस चीज पर काउंसलिंग चाहिए, तो वो उसको स्टूडेंट से पर्सनली आकर रिपोर्ट किया था कि हाँ हमारे साथ ऐसे ऐसे वर्बल बुलिंग होती है, कि हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से है, कि मतलब हमारे पास हमारी उतनी फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, तो एक और लड़की है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो मजाक उड़ाती रहती है, और क्लास में सबसे ज्यादा नंबर भी उसी के आते हैं, तो टीचर उसको कुछ बोलती नहीं है। तो इस तरह के कुछ केसेस मेरे पास भी आए थे सर। अच्छा। तो इस तरह की चीजें मतलब अगर स्कूल ही अगर प्रोटेक्ट करने लगे, स्कूल अगर इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करके अगर एक्शन ले, हम्म तो पुलिस को फ्रेंड्स बनाने के चांसेस कम होने लगते हैं सर। ओके, मतलब इसमें स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है, स्कूल्स ने भी ध्यान बिल्कुल देना सर, चाहिए। बिल्कुल सर, वो जेजे बच्चों के। एक्ट यही कहता है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग अंडर 18 इज अ चाइल्ड। और चाइल्ड किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है तो उसके 4 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसको उन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करना उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। राइट टू हम्म सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन एंड राइट टू पार्टिसिपेशन, ये 4 राइट्स होते हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे फैमिली हो, चाहे किसी अपार्टमेंट में बच्चे रह रहे हो, चाहे किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो हम्म, उनको प्रोटेक्ट करना उस पर्टिकुलर संस्था की जिम्मेदारी हो जाती है सर। अच्छा 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 अच्छा। ये बहुत ही, मतलब ये बात सच में मुझे मालूम नहीं थी कि ये बात कि 18 साल के नीचे अगर कोई बच्चा है कई जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जिम्मेदारी उस संस्था की भी है। सारा जिम्मा स्टूडेंट पे नहीं डाल सकते, उसको डांट नहीं सकते कि तूने ऐसा किया, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। ये जिम्मेदारी संस्था की भी आती है एक्चुअली, ओरिजिनली, है ना? स्टूडेंट की गलती है तो उसको डांटना और उसको समझाना तो बनता ही है, लेकिन हम्म स्कूल्स अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं कर सकती कि हमारे स्कूल में तो ये होता ही नहीं, स्टूडेंट हम्म कंप्लेंट करे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
नेग्लेक्ट कर हम्म, रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है स्कूल्स की तरफ से नहीं होनी चाहिए सर। अच्छा अच्छा। और कोई भी फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन है, इसको भी हम्म प्रोटेक्ट दूसरे लोग ही करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट के दूसरे लोग हो, वो हम्म। प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये चीजें बच्चों के केस में भी आती है। अच्छा। अभी हम फिर एक बार में वो माइंड जीतो, मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है और थोड़ा सा कि ये जो आप असेसमेंट करते हो मतलब एग्जैक्टली क्या है? ऑनलाइन कुछ क्वेश्चनरी है कि जिसमें आपको टिक मारना है, कि कैसा असेसमेंट होता है, या फिर आपको वहां पे कोई काउंसलिंग आता है उससे आपको बात करनी है? सर ये जो असेसमेंट है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है, लाइक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टू ऑप्शंस है, दोनों ही सही है सर। कोई भी अच्छा ऑप्शन गलत नहीं है। जो स्टूडेंट है वो अपनी हैबिट के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकता है सर। अच्छा। ये ये कुल मिला के जो है ये 93 क्वेश्चंस है। ओके। सॉरी सर। लेकिन क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चंस को आंसर करना, वो भी ऑनलाइन मोड पे, काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, इसलिए हमने उनको 6 सेशंस में बांट दिया है सर। एक ओके। सेशन में 15 to 16 15। क्वेश्चन, हम्म। 15 to 16 क्वेश्चन होंगे सर। और उसको एक सेशन को अटेंड करने में स्टूडेंट को 20 to 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। ओके ओके ओके। मतलब 5-6 दिन तो का एक ये आप कर सकते हो असेसमेंट, 5-6 दिन आप जवाब देते बैठते 5 दिन सब? का कर सकते हैं सर। और वैसे भी हम जो है, जब भी बच्चे का एक सेशन का रिस्पॉन्स आएगा, हम विद इन 6 आवर्स दूसरे सेशन में बच्चे को ईमेल कर देंगे। अच्छा। ओके ओके ओके। वो चाहे 6 आवर्स के बाद भरे चाहे उससे पहले भरे, ये चाहे वो तुरंत उसको फिल करना चाहे वो करे, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो भर सकता है। वो चाहे उसको नेक्स्ट डे फिल करे चाहे उसको 2 दिन बाद फिल करे, वो ये चीजें भी मतलब बच्चे जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो कर सकते हैं ओके 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 इसको। ओके ओके ओके। अभी हम आते हैं अगला सवाल पे, स्टूडेंट के। स्टूडेंट जो होते हैं वो करियर में गिव अप करते हैं, जॉबलेस बैठ जाते हैं घर पे, कॉलेज भी नहीं जाते, पढ़ते भी नहीं है, दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं, या फिर घर पे टीवी देखते हैं, ट्विटर करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं। ये स्टेप, ये फेज क्यों आता है? कई बार हमने ऐसे देखा है, कोई प्रोफेशनल्स रहते हैं, कोई पढ़े लिखे लोग भी जॉब छोड़ के, जॉब में कुछ लड़ाई हुई इसलिए से घर पे पड़े रहते हैं। ये फेज क्यों आता है जिंदगी में, और ये फेज से कैसे ओवरकम किया जाए? सर इसके कई रीजंस होते हैं, लाइक ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी बेसिक पर्सनालिटी को नहीं जान पाते। जैसे जब भी बच्चा पैदा होता है तो मदर के अपने सपने होते हैं करियर को लेके, फादर के अपने अलग ही सपने होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ और ही ड्रीम्स होते हैं। वो हम्म सब अपने अपने ड्रीम्स को बच्चों के माइंड में प्लांट करने लगते हैं। तो आगे हम्म चल के जब भी बच्चे अपने करियर के लिए जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि भाई मैं इस फील्ड के लिए पैशनेट हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। पर एक्चुअली वो तो किसी और का ही ड्रीम होता है। बच्चे तो जान ही नहीं पाते कि भाई कौन सा करियर मुझे सूट करेगा या मैं किस करियर में खुश रहूंगा। तो हम्म इसका रिजल्ट ये होता है कि वो उस करियर में एक्सेल नहीं कर पाते और उन्हें अनएम्प्लॉयबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसे बहुत सारे फेलियर्स की वजह से जो स्टूडेंट्स है हम्म अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, घर बैठ जाते हैं। और आपने से भी बात की किसी जॉब पे एक ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई हो गई और फिर प्रोफेशनल्स ने भी मतलब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, घर बैठ गए। वो कई बार हो सकता है कि वो ओवर प्रोटेक्शन की वजह से, क्योंकि बचपन से उनको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट में बड़ा किया गया है, वो हम्म जैसे कि जो प्रोफेशन है वो आगे चल के लाइफ की हार्श रियलिटीज को, जैसे इस लड़ाई झगड़ाई को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो हार मानकर घर बैठ गए हैं। तो हम्म इस रीजंस की वजह से ये फेज आता है। तो जो स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल है, वो खुद को जानने के बाद, खुद की बेसिक पर्सनालिटी को जानने के बाद ही रिकवर कर सकते हैं कि भाई मैं किस करियर के लिए बना हूं। जब वो खुद को जान पाएंगे, खुद को पहचान लेंगे, तब वो अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से करियर में जाएंगे और वहां उस फील्ड में एक्सेल कर पाएंगे सर। ओके। लेकिन वो समय का भी एक पाबंदी है, हम इंडियन है, मतलब अपना एक कल्चर है कि उस उम्र में बच्चा चाहिए, उस उम्र में हमारे रिटायरमेंट में बच्चा कमाना चाहिए। तो ये एक समय जो होता है, वो समय का भी एक वहां पे मुश्किलात होते हैं। तो उसमें वो लोग अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते कि मैंने अब करियर स्विच करना है, करना भी नहीं है और स्विच भी नहीं करना है, ऐसे फेज में आ जाता है इंसान कि। तो ये कोई जरूरी नहीं है ऐसे कि जैसे हमें प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जाना है करियर स्विच करने के लिए। ये
जैसे आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, कोर्सेरा के आ गए हैं, या दूसरी ये सर्टिफाइड कोर्सेज है सर। अगर हम इनके थ्रू जाए, अपना जॉब भी कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम अगर हम हम्म इनको भी ऑनलाइन में टाइम दें तो अपना करियर स्विच करने में मतलब जो टाइम लगना चाहिए उसे कम टाइम लगेगा सर। ये हम्म चीज काफी कई एग्जाम्पल्स है कि लोगों ने अपने पहले करियर को छोड़े बिना अपने दूसरे करियर को स्विच किया है। तो हम्म ये कि जब उन्होंने ग्रेजुअल जब हम शिफ्ट करते हैं तब उसमें उतना टाइम नहीं लगता, वो अर्निंग भी होती रहती है, और हम हैप्पीली और इजीली थोड़ा सा करियर को करियर चेंज को भी कर ले। करेक्ट 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 करेक्ट। इसमें अगला मेरा सवाल आता है कि कई बार ऐसा स्टूडेंट्स मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में ज्यादातर देखे हैं कि एग्जाम आती है और किताबों का इतना ज्यादा बर्डन देख के सामने डेस्क पे इतनी किताबें, तो उनका मन करता है कि अभी ये वाला अटेम्प्ट में स्किप करता हूँ, अगला एग्जाम देता हूँ, अगला एग्जाम के लिए मैं अभी से चालू करता हूँ, 6 महीने की पढ़ाई हो जाएगी और फिर मैं अगले एग्जाम में दे दूंगा। ऐसा करते करते उनको आदत लग जाती है अटेम्प्ट पोस्टपोन करने की, अपना सक्सेस को आगे पोस्टपोन करने की। अटेम्प्ट देते नहीं है क्योंकि यहाँ उनको बर्डन दिखता है, आगे आगे का कंफर्ट देखते हैं, अभी का कंफर्ट, अभी उनको स्ट्रगल नहीं करना है, आगे वाले एग्जाम में ही उनको स्ट्रगल करना है। ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस दोगे कि आप ऐसा, ये साइकोलॉजी बनती क्यों है पहले, और बनती है तो इनको क्या एडवाइस देना चाहिए आइडियली ऐसा। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे कि ऐसी साइकोलॉजी क्यों बनती, साइकी क्यों होती कि हम एग्जाम स्किप कर लें और आगे चल के उन हाँ एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें। ये हाँ यूजुअली कई बार ऐसा होता है सर कि एक्सटर्नल प्रेशर तो होते ही कि आपको पढ़ना है, एग्जाम्स है, सब चीज का प्रेशर होता है। बट अगर फैमिली सपोर्ट अगर साथ में हो तो जो स्टूडेंट है वो हर तरह के प्रेशर से लड़ जाता है। हम्म प्रॉब्लम ये होती है कि मार्क्स के लिए फैमिली में भी अलग से इंटरनल प्रेशर भी आ जाता है। हाँ करेक्ट मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं, तो उससे बच्चों को काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, जिससे कि वो एग्जाम के नाम से डरने लगते हैं, वो उसको स्किप हम्म करने का सोचने लगते हैं। तो हम्म ऐसे में तो मैं तो एक तो फैमिली को भी एडवाइस दूंगी कि आप तो ये एडेड स्ट्रेस अवॉइड करें, बच्चों को मार्क्स की रेस में इतना इंडल्ज ना करें कि जो बच्चे हैं वो खुद से हार मान जाए। और मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी कि भाई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या बात है, आपने सोचा तो हारे हो, आपने सोचा तो आप जीते हो, ऐसा। बिल्कुल सर। और मैं ये कहूंगी कि जैसे आपको लगता है कि अगर टाइम कम है लेकिन सिलेबस ज्यादा है, कवर अप नहीं हो पाएगा, हाँ तैयारी नहीं हो पाएगी, तो आप पहले से हार ना माने। आप हम्म मेहनत करें, जितनी तैयारी आपकी है, जितनी भी तैयारी आपकी है, आप एग्जाम जरूर दें, क्योंकि अगर आप हम्म अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ये तो 100% है कि क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर आप हम्म अटेम्प्ट करते हैं तो चाहे 10% ही सही, लेकिन कुछ चांसेस रहते हैं कि वो क्लियर हो जाए, वो क्लियर हो भी गया, और क्लियर अगर हो गया तो भी आपको वो एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट अटेम्प्ट करेक्ट। जरूर करें। अटेम्प्ट करने के बाद क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें, उसे भागे नहीं। करेक्ट, मतलब एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो ले कि क्या है वो, अनुभव भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जिंदगी की, वो अनुभव तो ले क्या एडवेंचर है ये एग्जाम। करेक्ट। बिल्कुल सर। जैसे मैं हूँ और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, मेरे साथ भी जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, सबने कोई ना कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, जरूरी थोड़ी नहीं कि वो क्लियर ही हो गए हमारे। करेक्ट। होती है लेकिन सब मैक्सिमम फेल क्लियर हुए नहीं हैं, सब बराबर है, करेक्ट। होती। राइट सर क्या राइट बोला? राइट। अगर ये जो आप असेसमेंट की बात कर रहे हो, माइंड जीतो के आप असेसमेंट बच्चों को पोस्ट से भेज देते हो, तो उसके बाद उनका क्या रोल होता है, वो क्या असेसमेंट से क्या उनको मिलता है, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या रिजल्ट होते हैं उनके। सर मैंने आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब आप बोलते हो कि आप 93 क्वेश्चंस का आप जवाब दोगे, उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो आप बच्चों को ईमेल से आप उनको भेज देते हो, तो उसके बिल्कुल बाद सर। उनको वो असेसमेंट का क्या फायदा होता है, उनको आप रिजल्ट भेजते हो, मतलब जैसे कुंडली बनती है वैसे आप पूरा लिख के देते हो क्या कि आपका करियर ये है, या फिर एग्जैक्टली क्या करते हो आप, मतलब रिजल्ट भेजते हो मतलब। सर कुंडली से कंपेयर ना करें, क्योंकि नहीं जो नहीं, कुंडली मतलब होती एग्जाम्पल है एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपका ओवरऑल साइकोलॉजी ऐसा है, आपका ये ऐसा है ऐसा। जो कुंडली की रिलायबिलिटी होती है वो केवल 10 to 20% होती है, हाँ 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 राइट। 100% सही नहीं होती है। और जो हमारा जो ये पर्सनैलिटी असेसमेंट है, ये हमने जितना हो सके उतना ज्यादा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करी है। ये आराम से 90-95% तो एक्यूरेट है, और 5% भी इसलिए रहता है क्योंकि अगर कभी स्टूडेंट का मूड खराब है, या पीछे से अगर किसी और ने उसको इन्फ्लुएंस किया है, या कोविड की वजह से उसके अगर हैबिट में चेंज आया है, तो उस वजह से 5% रहता है।
अच्छा, है तो मतलब आप उनको पूरा लिख के देते हो कि आपकी सोच में ये चीजें हैं और इसमें आपको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की सर। जरूरत है। हर हर बच्चे के हिसाब से 10 to 15 पेजेस की आराम से रिपोर्ट बनती है सर। अच्छा। और उस रिपोर्ट में हम स्ट्रेंथ्स तो बताते हैं, आपके की पॉइंट्स तो बताते हैं स्टूडेंट्स के। हम स्टूडेंट्स के थॉट प्रोसेस के बारे में बताते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से फील करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, उनकी फीलिंग्स के बारे में भी बताते हैं। उनके हम वर्क अप्रोच के बारे में बताते हैं, जिसमें ये मेंशन होता है कि भाई किस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें सूट करेगा, क्या किस तरह बात का है। वर्क एनवायरनमेंट है जो जिसमें वो फ्लरिश कर पाएंगे। और फिर उसके बेसिस पर पॉसिबल करियर ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं, क्या बात है। है ना। उसके बाद उनके फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स होंगे, वो फ्रेंडशिप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते करते हैं, और फ्रेंडशिप को लेके वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, उसके हम्म। में वो भी मेंशन है। और वाह। साथ ही वो साइकोलॉजिकल इश्यूज और कंसर्न जो लिमिटेशंस है, जो बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, उनके बारे में मेंशन होगा। और एट लास्ट वो साइकोलॉजिकल रिकमेंडेशंस भी होंगे जिन्हें फॉलो करके बच्चे अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। क्या बात है। आपको 10-15 पेजेस का रिपोर्ट आएगा और वो रिपोर्ट में आपकी एकदम छोटी सी छोटी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपने काय में करियर करना चाहिए, आपके सोशल रिलेशन कैसे होने चाहिए। हर एक चीज की आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप ये असेसमेंट, मतलब इसमें 93 क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन का एक सेशन है, ऐसे 6 सेशन है उसमें। तो आप 5-6 दिन भी आप ऐसा दे दे के 20-20 मिनट का एक सेशन है, आप ऐसा करके आप बिल्कुल ये असेसमेंट दे सकते हो। ऐसा मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आपको एटलीस्ट आइडिया आएगा कि मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, कुछ तो एटलीस्ट एक आपको हिंट तो मिलेगा, मतलब। तो बिल्कुल हम। सर। हाँ। बिल्कुल सर, बस यही शर्त है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचे कि सोसाइटी क्या सोचती है या आइडियल क्या है, हाँ। वो इस बेसिस पे आंसर दे कि भाई मैं क्या करता हूँ। वो करेक्ट ऑनेस्ट आंसर्स करेक्ट। देंगे, उनको ऑनेस्ट असेसमेंट मिलेगा। हम्म। करेक्ट करेक्ट। दुनिया क्या सोचती है वो उसका ध्यान ना देते हुए आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, क्या नजरिया है आपका अपने आप को देखने का, उसका आपको वहां पे जवाब मिल जाएगा। हाँ सर, और कोई भी अगर स्टूडेंट अगर ये असेसमेंट के लिए अप्लाई करता है तो क्वेश्चन आते हैं, तो पेरेंट्स भी साथ में क्वेश्चंस को वो मतलब स्वाभाविक है, हाँ, नेचुरल है, वो साथ में देखेंगे बैठते ही। हैं। लेकिन उनके वैसे है कि बच्चा जो भी आंसर दे रहा है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करके तुम्हारा आंसर ये जो ए ऑप्शन है ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि बी ज्यादा सही है। तो संस्कारी है। ये चीजें नहीं इंडियन करना चाहिए, क्योंकि संस्कारी है। जो हाँ। असेसमेंट जो असेसमेंट है वो स्टूडेंट का हो रहा है और पेरेंट्स का नहीं हो रहा है। तो ये हम्म। रीजन है कि हमारा जो है ये 95% पे रहता है। नहीं तो ये एक्चुअली 100% पे जा सकता है सर, ये एक्यूरेसी में, अगर अच्छा। आंसर बिल्कुल सही हो तो। हम्म। करेक्ट। कुछ चीजें जो होती है संस्कारों के माध्यम से बच्चों के मन में डाली जाती है, लेकिन वो एक्चुअली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स ने बोली है इसलिए उसको फॉलो करते रहते हैं, तो उसी के कारण 95% हो सकता है, 5% जो चीजें है वहां हम्म। पे दिमाग में बैठी है उसके कारण एक्सेप्ट कर देते हैं। अच्छा लगेगा अगर मैं इसका जवाब हाँ दूं तो, ना दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरा रिजल्ट खराब आएगा, ऐसा हो सकता है, मतलब ये बनती है अपने यहाँ पे सोच में। आगे का एक सवाल है कि बच्चा, आखिरी सवाल है ये कि जो बच्चे जो बड़े बनते हैं या फिर जो भी उनके जिंदगी में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है, पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्ट करते हैं तो ध्यान नहीं देते अपने, वो अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए पैसे कमाते रहते हैं, घर चलाना रहता है उनको, लेकिन बच्चे बड़े होके पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि मेरे पापा ने मुझे ये नहीं दिया इसलिए मैं ऐसा बना, मेरे पापा ने ये नहीं दिया इसलिए मैं सेलिब्रिटी नहीं बना, नहीं तो मेरे में टैलेंट था। ये साइकोलॉजी कहाँ से आती है एग्जैक्टली क्या रीजन होता है इसके पीछे, और ये आ रही है तो ऐसे सोचने वाले लोगों को आप क्या एडवाइस दोगे। सर ये जैसे बच्चा छोटा होता है, वो कुछ भी नया करने की कोशिश करता है और पेरेंट्स को लगता है कि ये गलती हो जाएगी बच्चों से, तो वो बच्चों को पहले ही करेक्ट करके दे देते हैं चीजों को। तो हम्म। और जो जैसे पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चे से कोई मिस्टेक हो गई या बच्चे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पेरेंट्स उसको फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। तो हम्म। बच्चे के आसपास एक इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, जिसमें उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स को सब कुछ आता है, वो हम्म। कुछ भी कर सकते हैं, वो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। इसलिए हम्म। जब भी वो कुछ अच्छा करते हैं बच्चों की लाइफ में, कुछ भी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्योंकि बच्चों को इसकी आदत लग जाती है, तो वो प्रेस करना उनके ध्यान में रहता नहीं है।
और कुछ भी बुरा हो जाता है क्योंकि बच्चे का इल्यूजन ये होता है कि हमारे पेरेंट्स सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो पेरेंट्स को ब्लेम करती है कि हमारी लाइफ को परफेक्ट क्यों नहीं किया। हाँ 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 हाँ। दूसरा रीजन ये होता है कि जैसे बच्चों से कोई गलती होती है, जैसे मार्क्स कम आ गए या कोई ऐसी मिस्टेक हो गई, उससे छोटी छोटी मिस्टेक क्यों ना हो, पेरेंट्स उनको मेनली डांटते हैं, पनिश करते हैं। और कोई बच्चे कुछ अच्छा भी करते हैं, जैसे कोई ड्राइंग अच्छी बनाई या कुछ मतलब वो कोई मेहमान आए उनके पैर छुए, तो उसके लिए बच्चों को प्रेज नहीं करते, तो इसी चीज का ये जो बिहेवियर है बच्चे भी कॉपी कर लेते हैं और अपने पेरेंट्स को इन रिटर्न वही देते हैं। अच्छा। तो ये दो हम्म reasons की वजह से ये हम्म चीजें होती है कि पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन के लिए बच्चे उनको प्रेज नहीं करते, हम्म। और कुछ भी बुरा होता है तो बच्चे उन्हें ब्लेम करते हैं। तो ये जो साइकी है यहीं से आती है। अच्छा, मतलब इसमें ये जो साइकोलॉजी है इसके पीछे पेरेंट्स ही मेन कॉज हो सकते हैं, पॉसिबली, है ना? 99%, क्योंकि सर पेरेंट्स ने जो क्योंकि दिया वही बच्चा उनको रिटर्न में दे रहा है, ऐसा। बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चा हम्म जो है वो जब अ, पैदा होता है तो वो कुछ सीख कर तो आता नहीं है, वो अपने फैमिली एनवायरनमेंट से ही नई चीजें सीखता है। फैमिली पहला स्कूल होती है बच्चों का। हम्म तो ये साइकी यहीं से आती है सर। और और मैं जब स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी, उनसे मैं यही कहूंगी कि पेरेंट्स सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी लाइफ में चैलेंजेस लिखे हैं, चैलेंजेस तो आएंगे ही, तो हम्म उन्हें फेस करना भी हमारा काम है कि हम कैसे उसको फेस करते हैं। तो इसमें पेरेंट्स आर नो वन टू बी ब्लेम्ड फॉर। तो हम्म। होंगी। और हमें, और मैं स्टूडेंट्स को ये भी एडवाइस दूंगी कि आप ग्रेट पर्सनालिटीज से सीखें। जैसे साहब जी ढोलकिया जी हैं, जे आर डी टाटा जी थे, और ये सुंदर पिचाई जी हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये इनकी लाइफ में, इनके इनकी बिजनेस में कुछ कहानी। भी अच्छा होता है तो इनकी एक हैबिट होती है कि ये अपने एम्प्लॉयज को प्रेज करते हैं, जिन्हें ये सैलरी देते हैं ये उन्हें भी रिकॉग्नाइज करते हैं। और कुछ भी गलती होती है, कुछ भी गलत होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने ये हम्म गलत डिसीजन लिया, इसलिए ये गलत हुआ, मैंने ये गलती की इससे ये गलत हुआ। और यही हम्म। रीजन है कि वो अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते रहते हैं, और वो आज वो टॉप पर बैठे हैं। तो करेक्ट यदि करेक्ट करेक्ट। आप स्टूडेंट्स को अगर टॉप तक पर पहुंचना है, आपको सफल होना है, तो लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो उसके लिए दूसरों को प्रेज करें, अपने पेरेंट्स को तो खासकर, क्योंकि वो शुरू से लेके आखिर तक आपका साथ देते ही देते हैं। हम्म। भगवान को भी धन्यवाद दे, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को भी प्रेज करे, उन्हें भी रिकॉग्निशन दे। और कुछ भी हम्म गलत होता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भाई हम्म। मैंने ये गलत डिसीजन लिया, मैंने ये गलती की, इससे गलत हुआ, ताकि आप अपने मिस्टेक्स को पहचान सके, उन्हें इम्प्रूव कर सके। फिर आपको आगे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट करेक्ट। मतलब आपने तारीफ करने की जो आदत जो है आपकी टूट जाती है अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपको पेरेंट डांट रहे हैं, टीचर डांट रहे हैं, तो लोगों की तारीफ करने की आदत ही आपकी टूट जाती है। तो पहले आप अपने आप में वो आदत लगाओ कि दूसरों की तारीफ करे, आपने मेरे लिए ये किया, आपने एटलीस्ट थैंक यू तो बोले, ताकि आप, और जो भी गलतियां हैं वो आप उसकी जिम्मेदारी आप खुद ले। तो फिर आप जो जिस हिसाब से आपका करियर ग्रो करेगा उसका कोई यही है ही नहीं, मतलब लिमिट ही नहीं है। करेक्ट। ब्लेम करके क्या ही होने वाला है अभी, मतलब पेरेंट्स को ब्लेम करके। हाँ। चैलेंजेस तो सबके लाइफ में होते हैं, लाइक किसी की लाइफ कितनी ही कंफर्टेबल क्यों ना गई हो, चैलेंजेस तो आते ही हैं सर। लाइक मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है सर, सौरभ गांगुली जी का। हाँ हाँ हाँ। वो काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वो राज घराने से बिलोंग करते थे। लेकिन जब वो क्रिकेट में वो एटीट्यूड काफी ऐसा हो गया था कि उन्हें, उन पर बैन लगा दिया गया कुछ सालों के लिए। फिर उस हम्म बैन से, उस पनिशमेंट से वो सीख कर गए, फिर सालों बाद वापस आए और उन्होंने जो कैप्टनशिप निभाई है, जो उन्होंने क्रिकेट में चेंज किया है कि केवल फेमस ऑर्गेनाइजेशन से प्लेयर्स को नहीं लेना है टीम में, वो गली क्रिकेट खेलने वाले अगर बच्चे अच्छे हैं उनको भी क्रिकेट में लेना है। लाइक एम एस धोनी को लिया, वो हम्म वीरेंद्र सहवाग जी को लिया, मतलब ऐसे छोटे छोटे प्लेयर्स को भी लिया था जो बहुत छोटे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। क्रिकेट को भी एग्रेसिव बना दिया कि भाई एक जब दूसरी कंट्री है जो शांति से नहीं खेलती है, जो हम्म। पूरा अग्रेशन दिखाती है गेम में, तो हमें भी क्रिकेट में अग्रेशन दिखाना है, तो ताकि हम बेहतर कॉम्पीट कर सके, हम जीत सके। तो ये चीजें हैं जो सौरव गांगुली जी ने भी इम्प्रूव की है। वो इस संघर्ष के बाद ही आई है, इस चैलेंज के बाद ही आई है सर। करेक्ट 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 करेक्ट। मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सौरभ गांगुली का कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी खुद, अपनी जिम्मेदारी खुद ली और खुद ने अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको उन्होंने सोल्यूशन निकाला। सही बात है, सही बात है। ऐसा ही अपना भी एटीट्यूड अपने जिंदगी में होना चाहिए।
सर उनको बचपन से किसी भी चीज की कमी नहीं कमी थी। नहीं थी, करेक्ट। सब कुछ और उनको था, करेक्ट। उनको मिला। राजा प्रिंस थे, वो एकदम प्रिंस है। करेक्ट, सही बात है। अभी तो अगला सवाल ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं या तो प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा अपने बच्चे की चिंता लेते हैं, और दूसरे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन दोनों के बच्चे या तो अच्छा करियर करते या तो दोनों के बच्चे बिगड़ते। तो कौन से पेरेंट्स सही है, कौन से पेरेंट्स सही है, इसका क्या सोल्यूशन है? मतलब कौन से पेरेंट्स सही है, जो प्रोटेक्टिव है या जो केयरलेस है? सर किसी भी चीज की अति जो है अच्छी नहीं होती, वो बुरी ही होती है, चाहे वो प्रोटेक्शन की अति हो चाहे केयरलेसनेस की अति हो। जैसे आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कह रहे हैं, ये बेसिकली ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की कैटेगरी होती है। और जिन जिसे आप केयरलेसनेस कह रहे हैं, ये बेसिकली नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में आता है। हम्म। तो तो जैसे एक बरगद का पेड़ होता है, अगर उसकी उसकी छांव में अगर छोटे पौधे पनपने की कोशिश करते हैं तो वो हम्म। खत्म हो जाते हैं, वो पनप नहीं पाते, क्योंकि उन्हें छांव इतनी मिल जाती है कि वो तक ना धूप पहुंच पाती है ना पानी पहुंच पाता है। करेक्ट, तो करेक्ट। ऐसे में तो जैसे parents अगर इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए कि बच्चों के लिए बरगद के पेड़ बन गए, तो बच्चे जो है ये आगे चलकर इंटरनली स्ट्रांग एडल्ट्स बनकर बाहर नहीं आ पाएंगे। किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो पेरेंट्स ने ही करके दे दिया उन्हें। वो लाइफ की हम्म। हार्श रियलिटीज को फेस नहीं करते हैं, कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी डिप्रेशन में जाने के चांसेस तो एकदम से बढ़ जाते हैं। और इन सभी रीजंस की वजह से जो बच्चे होते हैं उनका सेल्फ एस्टीम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाता है। हम्म। और क्योंकि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पेरेंट्स उन पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो उनके खिलाफ बच्चे रिबेल कर सकते हैं, जिससे कि पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों में कड़वाहट कड़वाहट आ जाती है। हम्म। और जो ये नेगलेक्टफुल पेरेंटिंग है, ये भी अच्छी नहीं है। अगर ऐसे पेरेंट्स का बच्चा, अगर एक शिशु है, बहुत छोटा है, तो उसको रेस्क्यू करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मौत हो सकती है। यही कोई अगर बच्चा है या अडोलेसेंट है, तो उसको अपने आप पे शक होता है कि मेरी गलती है, मुझ में कोई कमी है, मेरा कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम्म। मतलब दोनों तरफ साइकोलॉजिकली ये हो सकता है, बराबर है। ज्यादा केयर लिया तो भी उसको उसको एकदम ये हो जाता है कि मेरे को सपोर्ट की जरूरत है, और केयर नहीं लिया तो भी उसको लगता है मेरे को सपोर्ट की जरूरत है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए सपोर्ट नहीं मिल रहा। दोनों को यही लग सकता है ना? बराबर है। बिल्कुल तो इसमें कुछ कट ऑफ रहेगा ना कि पेरेंट्स ने कौन सी चीजें अलाउड करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं अलाउड करनी चाहिए। और ये कट ऑफ तो अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से ही रहेगा कट ऑफ, कि जो अलाउड चीजें हैं, जो टिक मार्क बोले हैं अपने ऊपर के जनरेशन ने, वही टिक मार्क आपको फॉलो करने हैं ना? हाँ बिल्कुल सर। जैसे केवल टिक मार्क नहीं होने चाहिए, टिक मार्क या फिर रॉन्ग मार्क के रीजंस होने चाहिए कि ये चीजें क्यों अलाउड है और ये चीजें क्यों अलाउड नहीं है। और जो चीजें अलाउड नहीं है, वो वो चीजें आपके लिए बुरी क्यों है, किस वजह से है, ये सब चीजें बच्चों को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे जो है इस चीज को समझेंगे भी सर। और तो हम्म। बच्चों को लगेगा भी नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, पेरेंट्स बच्चों को ऑप्टिमली प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। तो ये ओवर हम्म। प्रोटेक्शन भी नहीं होगा, ये नेग्लेक्ट भी नहीं होगा सर। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को ज्यादा भी प्रोटेक्ट मत करो बच्चे को, ताकि वो जंग लड़ना ही भूल जाए। उसकी आप हाथ की तलवारें ना हाथ से आप छीन लो उसके, उसको जंग लड़ने की तो आदत लगाओ। करेक्ट, सही बात है। इसमें फिर और एक सवाल आता है कि जो बच्चे होते हैं उनको कुछ अलग करियर करना होता है, और पेरेंट्स होते हैं उनके अलग सपने होते हैं। उनको लगता है मुझे ये बनना था, पेरेंट्स को लगता है मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन मेरे पिताजी ने बनने नहीं दिया। अब मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जो है वो अब डॉक्टर बन जाए, ये मेरा सपना है, ऐसा पेरेंट्स को लगता है। वही बच्चा बोलता है मुझे सिंगर बनना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है। इंडियन, इन शॉर्ट इंडियन स्टीरियोटॉपिक टाइप एक सोच रहती है कि आप ये उम्र में, इतना उम्र में आप बड़े हो जाओगे, एजुकेशन, फिर उसके बाद शादी, इतने बच्चे बच्चे आपके रिटायरमेंट के पहले कमाने लगने चाहिए। ऐसी एक सोच पेरेंट्स की होती है। तो उसमें आपका क्या एडवाइस है? क्योंकि उसके कारण घरों में क्लैश आते हैं बहुत ज्यादा। तो वो क्लैश का आपको क्या एडवाइस है उस पर? सर ये जो आपने एग्जाम्पल दिया कि मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, मेरे पिताजी ने बनने नहीं दिया, अब मेरा सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, जबकि मेरा बेटा सिंगर बनना चाहता है या स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है।
तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपने बच्चों के साथ वही कर रहे हैं जो आपके पिताजी ने आपके साथ किया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। पूरा कर रहे हैं ना। अगर आप अपने पिताजी से कुछ डिफरेंट कर पाए, कुछ बेहतर कर पाए, तभी तो आप बेहतर पेरेंट बनेंगे, नहीं तो आप अपने पिताजी जैसे ही हैं। तो मैं जो सबसे पहले पेरेंट्स को ये रिकॉग्निशन देना चाहूंगी कि वो वेल विशर्स है बच्चों के, वो चाहते हैं कि जो बच्चा है वो करियर में बहुत ऊंचा जाए। पर सबसे बड़ी गलती तो पेरेंट्स यही करते हैं कि वो दूसरे के बच्चों को देखते हैं कि वो दूसरे बच्चे अगर इन सभी फील्ड्स में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी इन्हीं करियर्स में जाना चाहिए, वो तभी सफल हो पाएंगे। तो ये हम्म। सही नहीं। पेरेंट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस बात का ध्यान रखना कि दो लोग आपस में कंपेरेबल नहीं है। हम्म। जैसे अगर एक बंदर को देखकर कोई मछली सीखते है कि अगर बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है तो तुम भी क्लाइंबिंग में करियर बना लो, तो वो तो फेल हो जाएगी। ये साइकोलॉजिस्ट का यही काम है कि जो मछली को और उसके सिग्निफिकेंट अदर्स को यही बताए कि भाई इसका करियर स्विमिंग के लिए है, ये महासागर ला सकती है जो बंदर नहीं कर सकता है। दो लोगों का आपस में वही कंपैरिजन नहीं है। तो पेरेंट का सबसे जरूरी है कि बच्चे को जाने, बच्चा किस करियर के लिए बना है, बच्चा क्या चाहता है, वो किस करियर में सफल हो पाएगा, अब उस चीज को जाने और तब जाके बच्चों के करियर का चुनाव करें। और बच्चों को भी अपने करियर का चुनाव करने दें, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने आप को शायद आपसे बेहतर जानता है। क्योंकि करेक्ट। ये बच्चा जो है वो अपने साथ तब भी है जब वो स्कूल जाता है या ट्यूशन जाता है या कॉलेज जाता है। आपके साथ तो तभी है जब आप घर पे होते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चा उसको ज्यादा जानता है, तो उसको भी चुनाव करने दें। मतलब बच्चे को भी अधिकार है अपना करियर चुनने का, उसको जो भी चीजें पसंद है वो चीजें करने दो, जो आपके साथ आपके पेरेंट ने किया है आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो। ये पेरेंट्स को बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है आज के तारीख में। लेकिन इसमें वापस मेरे को आपका माइंड जीतो का एक ख्याल आया। हम जो असेसमेंट लेते हो, ईमेल से आप भेजते हो, सब लिख के भेजते हो, तो उसमें आप बोलते हो स्पेसिफिक कि आपका आप डॉक्टरी कर सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हो। मतलब किसी को ऐसा आप नहीं बोलते हो ना कि आप सिर्फ ग्रेजुएट ही करो, मतलब आप बीकॉम ही करो, उसके आगे नहीं कर सकते हो। ऐसा हम नहीं करते। एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, मतलब मेरे को वही एक विजुअलाइज में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15 पेजेस का जो रिपोर्ट होता है उसमें हम क्या लिख रहे हैं। आप जो कह रहे हैं सर कि जैसे हम डिग्रीज लिखकर नहीं देते हैं कि आप बीकॉम ही करें या एमकॉम ही करें या सीए की डिग्री ले लें, हम बकायदा करियर एवेन्यूज लिख कर देते हैं कि आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो। जैसे आप मैनेजमेंट एंड बिजनेस लीडरशिप में जा सकते हैं, या आप डेटा एनालिसिस में जा सकते हैं, या आप टीचिंग प्रोफेशन में, लीडर, हाँ। या हम्म। काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, और काउंसलिंग भी कई तरह की होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, लीगल काउंसलिंग भी होती है, और भी तरह तरह की, मतलब अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग फील्ड में तरह तरह की काउंसलिंग होती है, जिसमें मतलब वो दूसरों की उसी प्रोफेशन की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं, हम्म। उससे रिलेटेड हम सजेशन देते हैं, उससे रिलेटेड सामने वाले को फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपना सोल्यूशन खुद निकाले। हम्म। उसे काउंसलिंग कहते हैं। तो काउंसलिंग हम लिख के दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो ओके, ये ओके। मतलब चीज है जो हम लोग बच्चों को लिख कर दे रहे हैं। लेकिन हम अगर लिख के दे रहे हैं कि जैसे बच्चा अगर मार्केटिंग में जा सकता है, बच्चा अगर मैनेजमेंट में जा सकता है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि हम उसको अकाउंटिंग में डाल दें। हाँ, 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 ये नहीं हाँ। होगा। क्योंकि जो अकाउंटिंग में जो काम करेगा ये वो बच्चा होगा जिसको जनरली अकेले काम करना पसंद है, या फिर उसे अपनी टीम में एक या दो लोग ही मैक्सिमम चाहिए। करेक्ट। जो मार्केट में जाएगा उसको तरह तरह के लोगों से बात करनी होगी। हम्म। तो दोनों बच्चे एकदम अलग, एकदम लेकिन अलग पर्सनालिटी। ये जो फिर इसका मतलब ये जो असेसमेंट आपने जो बनाई है, इसके लिए आपने पूरा साइकोलॉजी का पूरा थ्योरी, पूरा का पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो सारे इस्तेमाल किए, ऐसा जो सवाल बिल्कुल आपने जो सर जी। निकाले, कि जिससे आपको बिल्कुल सर पूरा का जी। पूरा मॉडल पता चल जाए कि इसके अंदर क्या मॉडल है साइको, मतलब ये कैसे बना हुआ है इंसान, ये सारा पता चल जाए, ऐसा आपने असेसमेंट बनाया है इन शॉर्ट। बिल्कुल सर, सारे थियरी सारे कंसेप्ट, मतलब जितनी भी हमारी ट्रेनिंग रही है, जो भी हमने सीखा है, वो सब कुछ हमने यहाँ इम्प्लीमेंट करके बनाया सर। अच्छा। लेकिन जेंडर बेसिस भी है कि क्योंकि लड़कियां होती है उनकी थोड़े सा सोच में अंतर होता है लड़कों के सोच के हिसाब से। लड़कियां थोड़ा सा प्रोटेक्टिव टाइप इस तरीके से होती है जनरली, कि अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जवाब देती है। तो उनके जवाब अलग आते रहेंगे, लड़कों के अलग आते रहेंगे, कि सबको
सेम काउंट किया आपने जो बनाया है असेसमेंट वो? नहीं सर, वो जो जितने सवाल है वो कोई भी लड़का लड़की या जेंडर डिफरेंस पर बेस्ड नहीं है। जो क्वेश्चंस होंगे काफी ज्यादा कॉमन होंगे, जिसे जो लड़कों के लिए भी उतने ही एप्लीकेबल होंगे और लड़कियों के लिए भी उतने ही एप्लीकेबल होंगे। जेंडर क्या है, ये बेसिकली सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड चीज है सर, कि हम्म। ये लड़कियों का ये रोल होना चाहिए, लड़कों का ये रोल होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी असेसमेंट में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हमने सोशल डिजायरेबिलिटी का बहुत ध्यान रखा है कि ये नहीं आना चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट। मैं इसीलिए ये सवाल पूछा आपको कि यहाँ पे आपको जेंडर बायस नहीं, आप अपने हिसाब से आप क्या करना चाहते हो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप माइंड जीतो का आप असेसमेंट के जवाब एक बार दे सकते हो। और मेरा ही आपको एडवाइस रहेगा, और इसमें आपको जो रिजल्ट आएगा मुझे आप बिल्कुल बताइएगा ईमेल करके। तो मैडम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। बहुत ही मजा आया, बहुत ही बात करके हमको मजा आया, बहुत सारे नए नए चीजें हमको मालूम गिरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे कंसीडर किया इस इंटरव्यू के लिए कि मैं कुछ फ्रूटफुल दे सकती हूँ। हाँ, और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं इतने सारे लोगों तक पहुंच सकूं, अपनी बात पहुंचा सकूं, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं रिगार्डिंग दिस मेंटल हेल्थ, रिगार्डिंग साइकोलॉजी की काउंसलिंग क्या होती है, और ये पर्सनालिटी असेसमेंट हमारा क्या है। ये आपने आपने अपना मीडियम दिया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं नहीं, राइट। थैंक यू सो मच। हम आपको बुलाते रहेंगे, आगे चल के भी हम आपको बुला सकते हैं। जैसे आप बोल रहे थे फैमिली का साइकोलॉजी और उस पर आप करने वाले हो वर्क, तो फिर हम आपको बिल्कुल बुलाएंगे हमारे चैनल पर। बिल्कुल सर, जैसे हम एम्प्लॉयज के लिए आगे एक्सपैंड करेंगे, देन प्रोस्पेक्टिव मैरिड कपल्स के लिए एक्सपैंड करेंगे, वो मैरिड कपल्स भी उसको सकते हैं। मतलब ये नहीं होगा कि आप अपने पार्टनर को चुने कैसे, ये हम्म। चुनने के लिए नहीं होगा। बस ये होगा कि आप अपने पार्टनर को जान पाए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ निभा पाए। हाँ हाँ ये- हाँ हाँ। करेक्ट, इसके लिए मतलब हो ये सर। भी एक अच्छा, ये अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया है ये, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये जब भी आएगा आप हमें बताइएगा, हम बिल्कुल आपको, हमें इन सवालों का जवाब चाहिए इनफैक्ट आपसे। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच।